बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम डायरेक्शनल और करंट रिले इसकी कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। तो ये डायरेक्शनल और करंट जो है इसकी डायग्राम है जी। दिस इज डायरेक्शनल और करंट। और करंट रिले। इसमें ये अपर मैग्नेट है। इसमें बेसिकली दो यूनिट यूज़ हो रहे हैं। एक है डायरेक्शनल यूनिट, ये यहाँ से लेके ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दिस इज अपर मैग्नेट। फिर ये डिस्क है जी, इंडक्शन डिस्क है। फिर ये लोअर मैग्नेट है। तो यहाँ से ये जो है ये अपर जो पोर्शन है ये बेसिकली इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल यूनिट। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल यूनिट। डायरेक्शनल यूनिट। इसके बाद नीचे जो है यहाँ से ये लोअर जो है ये जो पोर्शन है ये वाला नीचे वाला ये सेलेक्टिंग जो है ब्रिज है, करंट ब्रिज है। और ये अपर मैग्नेट है और ये लोअर मैग्नेट है। तो यहाँ पे ये टेप्स हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्लग सेटिंग। तो ये जो है नीचे वाला जो है इसको हम कहते हैं यहाँ से नॉन डायरेक्शनल यूनिट। दिस इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल यूनिट जो है ऊपर वाले जो है डायरेक्शनल यूनिट को हम कनेक्ट करते हैं। इसका ये अपर मैग्नेट जो है ये हम जो फ्रॉम पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से जो सिग्नल आएगा वोल्टेज फॉर्म में वो हम इस कॉइल को देते हैं। और नीचे वाला जो है ये जो है फ्रॉम सीटी, ये करंट ट्रांसफार्मर से जो सिग्नल आएगा वो यहाँ से मतलब इसके लोअर मैग्नेट से यहाँ से जाके फिर यहाँ पे ये टेप्स हैं। और टेप सेलेक्शंस में जो भी आप सेलेक्ट करेंगे 1 से लेके 7 तक यानी 50% से लेके आगे जो है अप टू 200%। दिस इज 200% फॉर दी टेप नंबर 7। और ये 1 जो है ये 50% सिलेक्शन है, प्लग सेटिंग। तो करंट जो है वो यहाँ से सीटी वाला होता हुआ थ्रू टेप सेलेक्शंस जो भी सिलेक्शन होगी देन बैक टू द सीटी। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। लेट्स सपोज ये आई है एंड बैक टू द अदर टर्मिनल, दिस इज आई अगेन। तो नीचे वाला जो है इसको हम नॉन डायरेक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ बेसिकली ये जो पोर्शन है ये है और करंट रिले। ऊपर वाला जो है ये हमने इसको वोल्टेज और करंट सिग्नल दिया था। अगर आप गौर से देखें इस अपर वाले जो है इसमें जो फ्लक्स होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज सिग्नल। और नीचे वाला जो है अगर आप गौर से देखें ये हमने नीचे मैग्नेट जो है ये इसको हमने करंट सीटी से कनेक्ट किया। सो जो दो फ्लक्सेस होंगे
दिस अपर पोर्शन जो है इसका फ्लक्स जो होगा दैट इज विल बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और नीचे वाला फ्लक्स जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट वैल्यू। तो इन दोनों का जो है फ्लक्स, दो फ्लक्सेस होंगे। टॉर्क विल डिपेंड ऑन द वोल्टेज फ्लक्स एंड द करंट फ्लक्स। और जो टॉर्क फार्मूला है या टॉर्क इक्वेशन है विच इज़ प्रोपोर्शनल टू, अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो टॉर्क जो है जनरल जो इक्वेशन है, दिस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू flux 1 and flux 2 and angle, sine of the angle between these two. Let's suppose इसको हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स सपोज थीटा। सो ये जो दो फ्लक्सेस हैं तो यहाँ पे हम इसको v कह लेते हैं जी, और यहाँ पे इसको I। तो टॉर्क ऊपर वाला जो डायरेक्शनल यूनिट है इसमें टॉर्क जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड दिस करंट एंड द एंगल बिटवीन द टू फ्लक्सेस। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको आगे हम देखेंगे इसका टॉर्क इक्वेशन क्या बनता है। सो ये जो है ऊपर वाला डायरेक्शनल यूनिट, ये फिर नीचे अगर आप आ जाए जी, यहाँ पे इस नीचे वाले में यहाँ पे ये अगेन दिस इज अ डिस्क, तो यहाँ पे दो डिस्क हैं जी, ये डिस्क है। अब यहाँ पे ये लोअर मैग्नेट है, लेकिन थोड़ी सी जो है ये इसमें मॉडिफाइड है। वो ये है कि जो नीचे वाला मैग्नेट है इसकी वाइंडिंग को इंटरलॉक किया गया है इस डिस्क के मूवमेंट के साथ। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पे ये जनरली नॉर्मली ओपन होता है ये कांटेक्ट। अच्छा, अब जब ये ओपन होगा तो जब तक ये क्लोज नहीं होगा नीचे वाली जो रिले होगी ये फंक्शन नहीं करेगी, इसलिए कि इसका ऊपर वाला फ्लक्स तो जनरेट होगा, लेकिन क्योंकि ये क्लोज है, अगर आप गौर से देखें ये क्लोज है, लेकिन नीचे वाले का जो फ्लक्स 2 होगा ये यहाँ पे ओपन है। तो जब ओपन होगा तो नो फ्लक्स विल बी प्रोड्यूस्ड है, और टॉर्क जो है नीचे वाले में टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो मूवमेंट है दैट इज इंटरलॉक्ड विद द मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्शनल यूनिट डिस्क मूवमेंट। अब ये डिस्क जो है जब तक रोटेट नहीं करेगी, जब तक ये कॉन्टैक्ट क्लोज नहीं करेगी, नो करंट विल फ्लो इन द लोअर मैग्नेट ऑफ दिस रिले। तो जो अपर वाला है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो ऑपरेशंस होंगे। पहला ये होगा कि ये जो सेटिंग है यानी V और I, इन दोनों के इंटरेक्शन से ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी दैट विल रोटेट दिस डिस्क। फिर जब ये रोटेट कर जाएगी तो ये आगे जाके इन दोनों कॉन्टैक्ट्स को क्लोज कर देगी। जब ये क्लोज हो जाएगा तो नीचे वाले जो है इसका मैग्नेट ये भी एनर्जाइज हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और फिर इन दोनों के इंटरेक्शन से नीचे वाली डिस्क जो है वो रोटेट करेगी ये वाली। और यहाँ पे ये दो जो कॉन्टैक्ट दिए ये है ट्रिप सिग्नल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी, ये ट्रिप सिग्नल का जो है यहाँ से जनरेट हो जाएगा, और आगे जो भी है ये दो कॉन्टैक्ट्स यानी इस डिस्क मूवमेंट से क्लोज हो जाएंगे। और तो जो एक्चुअल काम है पहले जो है डायरेक्शनल यूनिट ये क्या करेगा, ये पहले जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को देख लेगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज हो गया है। अगर चेंज हो गया है तो देन ये रिले जो है ऑपरेट कर जाएगी, या वाइस वर्सा जिस तरह भी आप उसकी सेटिंग करते हैं। ठीक है जी, नॉर्मल हालत में आप नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं करंट की एक डायरेक्शन, और अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो फिर जो है आप रिले को ऑपरेट कराते हैं।
तो पहला यूनिट जो है ये क्या करेगा, डिटेक्शन ऑफ द करंट डायरेक्शन, ये डिटेक्ट करेगा। इसके बाद इसका कोई काम नहीं होगा। नेक्स्ट जो होगा वो ये रिले जो है आगे इसकी ट्रिपिंग होगी, यानी और करंट की। तो इस दोनों यूनिट को कंबाइनली हम कहते हैं डायरेक्शनल और करंट रिले, यानी इसमें दो यूनिट होते हैं, एक है डायरेक्शनल यूनिट और एक है नॉन डायरेक्शनल यूनिट। अब हम थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड देखते हैं जी, वेक्टर्स ड्रा करते हैं और देखते हैं कि डायरेक्शनल यूनिट ये कैसे जो है डिटेक्शन करता है करंट डायरेक्शन की चेंज होने की। तो यहाँ पे हम जो है देखते हैं जी कि डायरेक्शन जो है वो किस तरह हम देखेंगे। सबसे पहले जो है अगर आप यहाँ पे इसको देखें जी, तो पीटी का सिग्नल है, इसलिए ये जो फ्लक्स होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, यानी यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे V होगा और यहाँ पे I होगा यहाँ पे। सो सबसे पहले जो है हम ड्रॉ करते हैं कि वोल्टेज जो है उसको हम एज ए रेफरेंस लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमने वोल्टेज लिया जी सिग्नल, ये वोल्टेज को हमने एज ए रेफरेंस लिया, इसको हमने कहा V के बाद जो है अब यहाँ पे जो करंट है यानी I की वैल्यू जो है जो CT से हम लेते हैं उसको हम कहाँ ड्रा करेंगे। तो जनरली जो है जो सिस्टम होते हैं पावर सिस्टम, उसमें करंट जो है वो लेट्स सपोज लैग करता है, चूँकि इंडक्टिव लोड ज़्यादा होता है, सो द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय सम एंगल, और इस एंगल को हम जो है कह सकते हैं कि लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा या परफेक्टर एंगल जिसको हम कहते हैं, इसको हमने थीटा का नाम दिया। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि जब फॉल्ट आता है तो फिर ये एंगल जो है ये मज़ीद जो है इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि परफेक्टर उस केस में लो हो जाता है, सो दैट एंगल, और फिर इसमें जो टार्क प्रोड्यूस होगा दैट विल बी लोअर। तो इसकी रेमेडी के लिए क्या करते हैं जी, हम इस करंट को रिले में से लीड करा देते हैं, यानी ये वोल्टेज है, करंट लैग्स बिहाइंड, क्योंकि आप देखें जी जब हम पावर सिस्टम की बात करते हैं सपोज ये पावर सिस्टम है और फिर आगे जो है यहाँ पे पीटी सिग्नल आपने लिया हुआ है एंड देन करंट सिग्नल एंड बोथ आर गिवन टू द डायरेक्शनल रिले, यहाँ पे इसको दिया हुआ है जी एंड ये। तो करंट जो है दैट इज मेजर्ड बाय दिस CT एंड दिस वोल्टेज इज मेजर्ड बाय दिस PT। तो ये जो सर्किट है ये पूरा जो है इंडक्टिव, तो इंडक्टिव की वजह से दिस करंट आई लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज भी। नाउ इसको कैसे हम लीड करा सकते हैं, क्वेश्चन ये है इस V से। तो चूंकि यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो है ये लैग कर है। हम क्या करते हैं, हम इस करंट को बिफोर इट एंटर्स दिस प्रोटेक्शन रिले यानी डायरेक्शनल रिले, इसके साथ हम क्या कर लेते हैं जी, इसके साथ हम एक RC सर्किट वो ऐड करके देन हम सिग्नल को रिले के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि इस कैपेसिटर की वजह से दिस करंट I जो कि CT का सेकेंडरी करंट है उसको हम लीड करा देते हैं। तो वो बेसिकली कहाँ पे आएगा, लेट्स सपोज ये जो है जब हमने इसको लीड कराया तो ये कुछ यहाँ पे बन गया जी, यानी द सेम एंगल लेट्स सपोज
और यहाँ पे हमने इसको लीड कराया, तो इसको हमने दे दिया जी नाम, दिस इज आई, एंड दिस आई लीड्स दिस वोल्टेज बाय लेट्स सपोज द सेम एंगल थीटा। तो यहाँ से लैगिंग से हम जो है इस करंट को लीडिंग की तरफ ले गए। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि इस ऊपर वाले जो यूनिट है, ये यूनिट जो है, इस यूनिट में जो वोल्टेज ये वाला फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, अगर ये लेट्स सपोज इंडक्टिव है, डेफिनेटली इज मोर इंडक्टिव, तो फिर इसका जो करंट होगा आई, ये आई जो है ये लैग करेगा विद दिस वोल्टेज, यानी इसमें जो करंट फ्लो होगा, इसको अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, दिस इज द करंट आई वी, यानी इस कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा उसको हम आई वी, तो चूंकि ये इंडक्टिव ज़्यादा है, सो दिस आई वी विल लैग बिहाइंड दिस अप्लाइड वोल्टेज बाय सम एंगल, जिसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। और इसको हम जो है लेट सपोज यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ पेवर, अगर ये कॉइल पेवर इंडक्टिव है तो फिर ये 90 डिग्री लैग करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे ये जो करंट है फ्लोइंग इन द कॉइल ऑफ दिस वोल्टेज कॉइल, इसमें ये जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ जी आई वी, और ये आई वी जो है that lags behind this voltage by angle, इसको हम यहाँ से शो कर लेते हैं जी। ये एंगल जो है, इस एंगल को हम कोई नाम दे देते हैं जी, लेट्स सपोज दिस एंगल इज 5, दिस इज 5। अब नेक्स्ट क्या है जी कि जब ये करंट इसमें से फ्लो करेगा तो ये फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, एंड दैट फ्लक्स विल बी इन फेज विद दिस करंट, ऐसे आप जानते हैं। तो फिर यहाँ पे ये जो फ्लक्स होगा प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल में, दैट विल बी इन फेज विद दिस आई वी, और इसको हम नाम दे देते हैं जी, दिस इज अ फ्लक्स वी। तो यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, that flux will be in phase with this IV, and this flux lag behind this voltage by angle 5। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा जी? नेक्स्ट उसमें हम आते हैं कि करंट कॉइल के साथ क्या हो रहा है जी। अब यहाँ पे दूसरा फ्लक्स जो है वो इस यूनिट यानी डायरेक्शनल यूनिट में दूसरा फ्लक्स जनरेट हो रहा है 5I, और आई हमने इसलिए लिखा है कि ये दिस इज प्रोड्यूस बाय दिस सीटी। अब ये करंट जो है वो ये वाला है लोड करंट। अब लोड करंट जो है, द गेन जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इन फेज विद दिस आई, और इसको हम जैसे हमने नाम दिया हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू फ्लक्स आई, इसको हमने नाम दिया फ्लक्स आई। तो ये अब दो फ्लक्सेस जो है वो जनरेट हो गए हैं जी, यानी इस डायरेक्शनल यूनिट में दो फ्लक्सेस हमने ले लिए जी, 5V और 5I। अब अकॉर्डिंग टू द जनरल इक्वेशन ऑफ द टॉर्क, जो जनरल इक्वेशन है ये वाला, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा लिखते हैं जी। सो टॉर्क इज इक्वल टू, इस टॉर्क is proportional to flux V into flux I sine, and this angle of this flux and the current I।
तो यहाँ पे दो फ्लक्सेस जनरेट हुए जी, एक फ्लक्स ये है, दूसरा फ्लक्स ये। टार्क प्रोपोर्शनल जो होगा वो इस फ्लक्स और इस फ्लक्स के मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन दीज टू फ्लक्सेस। अब ये एंगल कितना है जी, अगर हम यहाँ गौर से देखें तो ये वाला जो एंगल है बिटवीन दीज टू फ्लक्सेस दैट इज इक्वल टू, ये यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक फाई है। सो ये टोटल एंगल जो बनता है यहाँ, इसको अगर हम ऐसे शो कर दें, दिस एंगल, ये एंगल जो है ये बनता है थीटा प्लस फाई। ये एंगल जो है ये थीटा प्लस फाई। सो यहाँ टार्क इक्वेशन में हम इसको लिख सकते हैं जी, दिस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स v फ्लक्स I साइन, और एंगल जो है वो है थीटा प्लस फाई। एंड अगेन अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दें, लेट्स सपोज दिस इज k। अब यहाँ पे दिस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू v, दिस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I एंड vi साइन थीटा प्लस फाई। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम यहाँ से अगर इसको देखें जो टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, यानी फॉर मैक्सिमम टॉर्क, फॉर मैक्सिमम दिस थीटा प्लस फाई दैट मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये अगर 90 हो जाए तो दिस, लेट्स सपोज इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं मज़ीद। तो ज़ीरो टार्क कहाँ होगा जी, फॉर ज़ीरो टार्क और मिनिमम टार्क theta plus phi, this will be equal to 0 or 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये वाला, इसको आइदर 90 होना चाहिए या फिर ये जो है अगर ये बिल्कुल 180 हो जाए तो फिर, या 0 हो जाए, यानी आइदर ये जो है दोनों जो है आपस में इन फेज हो जाएं या फिर 180 डिग्री अपोजिट हो जाए। ठीक है जी, लेट्स सपोज ये यहाँ आ जाए। अब मैक्सिमम के लिए हम फिर क्या करते हैं जी, हम जो है इसको, यानी इस लाइन को हम कहते हैं ज़ीरो टार्क लाइन। ये जो है दिस लाइन इज कॉल्ड ज़ीरो टार्क लाइन। और मैक्सिमम टार्क लाइन जो है इसको अगर हम ड्रा कर दें जी, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम टार्क लाइन, हम कहते हैं कि इसके और इसके दरमियान जो है वो 90 डिग्री, तो ये 90 से कम है, और लेट सपोज ये 90 जो है वो एग्जैक्टली जो है यहाँ पे आ रहा है, दिस इज, तो इसको हम कहते हैं जी आई फॉर मैक्सिमम, आई फॉर मैक्सिमम टॉर्क। यानी आई की पोजीशन, ये आई अगर यहाँ हो जाए, क्योंकि ये फिक्स है तो इसमें क्योंकि रेफरेंस लिया हुआ है, दिस इज फिक्स वैल्यू। अब जब फिक्स है तो फिर हमने इस आई की वैल्यू जो है अगर इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज होके यहाँ हो जाए एंड द एंगल बिटवीन, अब जब यहाँ आ जाएगा तो डेफिनेटली ये जो है फाई आई यहाँ आ जाएगा एंड दिस एंगल बिटवीन दीज टू
फ्लक्सेस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाले एंगल। और इस लाइन को हम कहेंगे कि दिस इज द पोजीशन ऑफ द आई फॉर मैक्सिमम टॉर्क। और ये वाला जो होगा दिस वैल्यू, ये जो है ये लाइन जो होगी दैट विल बी कॉल्ड, ये वाली जो है ज़ीरो टॉर्क लाइन। तो ज़ीरो टॉर्क लाइन जो है, यानी यहाँ पे टॉर्क अगर फॉर एग्जांपल इस दोनों जो है जो आई की वैल्यू है वो इस लाइन पे आ जाए, देन द टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। और अब हम यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स है डायरेक्शनल रिले के वो हम देखते हैं जी। डायरेक्शनल रिले की जनरली जो करेक्टरिस्टिक्स हम बनाएंगे वो इस ज़ीरो टॉर्क लाइन से आइदर इस साइड पे होगी या ये डायरेक्शन इस साइड पे होगी। तो बिफोर दैट हम थोड़ा सा और इसको मज़ीद देखते हैं जी। व्हाट इज़ MTA? MTA, तो इसको पहले हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं जी। MTA, इसको हम कहते हैं जी मैक्सिमम टॉर्क एंगल। मैक्सिमम टॉर्क एंगल, यानी ये जो मैक्सिमम टॉर्क हम अचीव करेंगे तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम टॉर्क एंगल। इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? लेट्स सपोज इस एंगल को हम शो करते हैं, जो टॉर्क एंगल है इसको हम यहाँ से लेके इस V तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको, इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से। दिस इज टॉ, और इस टॉ को हम कहेंगे मैक्सिमम टॉर्क एंगल। तो इस मैक्सिमम टॉर्क एंगल को जब हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे जी? कि द एंगल, यानी दिस एंगल, द एंगल by which this current supplied to the current coil leads। अब ये देखिए यहाँ पे ये करंट लीड कर रहा है, यानी ये वो एंगल है जिसमें जब करंट हम कॉइल को देते हैं इट लीड्स दिस वोल्टेज बाय सम एंगल फॉर मैक्सिमम टॉर्क इज कॉल्ड मैक्सिमम टॉर्क एंगल। यानी ये जो एंगल है हम इस आई को कितना ले जाएं, इस V से कितना लीड कराएं कि जिस पे हमें मैक्सिमम टॉर्क अचीव हो जाए, उस एंगल हम कहते हैं मैक्सिमम टॉर्क एंगल। अब मैक्सिमम टॉर्क एंगल को यहाँ पे हम थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं। लेट्स सपोज फ्लक्स, ये जो एंगल है फाई, दिस फाई, दिस इज इक्वल टू, इसको अगर हम गौर से देखें जी, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस टॉ। ये एंगल जो है फाई जो है, या आप गौर से देखें जी, ये एंगल जो है ये टोटल 90 है यहाँ से यहाँ तक। अब अगर हमें फाई को, यानी इस एंगल को इन टर्म्स ऑफ टॉ लिखना है तो क्या करेंगे जी? दिस इज द मैक्सिमम एंगल 90 फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, 90 हो गया जी। इस 90 से अगर हम इस टॉ को माइनस करें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा फाई। तो फाई को हमने इन टर्म्स ऑफ टॉ लिख दिया, तो अगेन जो टॉर्क की इक्वेशन होगी, टॉर्क इज इक्वल टू के वी आई, अगेन वी आई साइन, अब यहाँ पे फाई की जगह हम लिखते हैं जी थीटा प्लस 90 माइनस टॉ। इन टर्म्स ऑफ अगर हम इसको के वी आई इन टर्म ऑफ कॉस लिखें तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस
थीटा माइनस टॉ। तो ये जो इक्वेशन है ये है टॉर्क की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, दिस इज ए टॉर्क इक्वेशन in terms of maximum torque angle। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो है ये बेसिकली ये जो इक्वेशन होगी इस टॉर्क की इक्वेशन, ये हम आगे जो भी रिले आप यूज़ करते हैं जिसमें डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स हो वहाँ पे ये इक्वेशन जो है आप यूज़ करेंगे यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन में। तो जो मैक्सिमम टॉर्क एंगल की वैल्यूज़ हैं वो 0 भी हो सकती है, 30 भी एंड 45 भी द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो यहाँ से जो है जो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आते हैं वो ये है कि जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो हम कैसे इसमें अचीव करेंगे। तो जो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गए वो करेक्टरिस्टिक्स जो है इन टर्म्स ऑफ जो है टॉर्क एंगल, तो वो हमारे पास इस ये जो है हमारे पास दिस इज इसको अगर हम रेफरेंस ले लें तो करेक्टरिस्टिक्स हमारी जो है वो यहाँ चेंज हो जाएगी। दिस इज 0 टॉर्क लाइन, यानी अगर ये प्योर जो है ये वाला जो फ्लक्स लाइन है ये प्योर 90 प्योर इंडक्टिव होगा तो फिर टॉर्क लाइन ये आएगी, लेकिन चूंकि इंडक्टिव नहीं होता इसलिए टॉर्क लाइन हमारी जो है 0 टॉर्क लाइन वो ये वाली होगी। तो ये जो 0 टॉर्क लाइन है इस साइड पे इन दिस डायरेक्शन और ये जो डायरेक्शन होगी इसमें आप दो रीजन आ गए जी। 0 टॉर्क लाइन यानी इसको अगर हम यहाँ पे दोबारा मैं ये जो है इसको अगर हम ऐसे ड्रा कर दें, ठीक है जी, और यहाँ पे ये वैल्यू है आई की, दिस इज आई। तो ये जो रीजन होगा ये वाला रीजन इन दिस डायरेक्शन, ये लेट्स सपोज दिस इज पॉजिटिव टॉर्क और यानी इस रीजन में ये रीजन जो होगा ये होगा नेगेटिव टॉर्क। तो दो रीजन जो है ये बाउंड्री लाइन होगी, इसमें जो है करंट की वैल्यू अगर यहाँ आ रही है इस पोजीशन इस लाइन के साथ, इस लाइन को हम कहते हैं 0 टॉर्क लाइन। तो इस 0 टॉर्क लाइन में रिले जो है टॉर्क वो 0 होगा, रिले मूवमेंट नहीं होगी। अगर करंट की वैल्यू यहाँ फ्लो कर रही है इस रीजन में तो फिर पॉजिटिव टॉर्क होगा, और अगर इस रीजन में है तो नेगेटिव टॉर्क होगा। अब रिले में हम जनरली क्या करते हैं, हम जो है नॉर्मल केस में अगर हम इसको गौर से देखें जी, नॉर्मल केस में अगर डायरेक्शन ये है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस डायरेक्शन में रिले ऑपरेट हो, लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन ये हो जाए यानी इफ़ द फॉल्ट इज़ द बैक साइड ऑफ दिस ब्रेकर तो फिर रिले ऑपरेट ना हो फॉर एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे, एक साइड पे हम पॉजिटिव टॉर्क कंसीडर करते हैं, दूसरी साइड पे हम नेगेटिव। यानी नेगेटिव टॉर्क से मुराद ये है कि इस पोजीशन में अगर करंट की डायरेक्शन है, यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, लेट सपोज करंट रिवर्स होती है यहाँ पे, तो फिर टॉर्क नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। नेगेटिव टॉर्क का मतलब है रिले ऑपरेट नहीं हो रही है। और अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए इस साइड पे यानी इस रीजन में, अब करंट की डायरेक्शन यहाँ गौर से देखें जी, तो करंट की डायरेक्शन आइदर ये होगी
अगर फॉल्ट लेट सपोज यहाँ पे है तो करंट की डायरेक्शन ये, अगर फॉल्ट बैक साइड ऑफ द रिले है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। अब इस केस में आपने इस रिले को इस डायरेक्शन में लेट सपोज आपने कहना है कि रिले ऑपरेट हो जाए, और अगर करंट की डायरेक्शन जो है इस रिले में अपोजिट हो जाए इस सीटी में से, तो फिर रिले ऑपरेट ना हो। इट मीन्स के आपने सेटिंग ऐसे करनी है कि अगर करंट की डायरेक्शन ये है देन नेगेटिव टार्क हो, और अगर करंट की पोजीशन ये हो जाए तो फिर पॉजिटिव टार्क होगा। तो इस करेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स। और यही करंट की डायरेक्शन जो है कैसे डिटेक्ट होती है, तो यहाँ पे इसलिए ये जो यूनिट है डायरेक्शनल यूनिट, ये इसकी जो है करेक्टरिस्टिक्स बन जाती है। और डेफिनेटली जो करंट होगा, जनरल केस में हम करंट को यहाँ फ्लो कराते हैं इस रीजन में, ताकि ये रिले जो है वो अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है इस डायरेक्शन में है तो रिले ऑपरेट, इट मीन्स कि इसके अपोजिट होगा तो रिले ऑपरेट नहीं होगी। लेकिन जो ही डायरेक्शन चेंज होगा, तो नॉर्मल केस में हम हमेशा जो है जब नॉर्मल चल रहा है कोई फॉल्ट नहीं है तो करंट जो है वो इस रीजन में फ्लो कर रहा होगा, इसलिए ऑपरेट नहीं होगी। लेकिन जो ही फॉल्ट है और करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो फिर रिले ऑपरेट होगी। अब यहाँ पे ये जो यूनिट है ये वाला, ये क्या करता है, ये डायरेक्शन चेक करता है, डिटेक्ट करता है कि डायरेक्शन चेंज हो गई है। जो ही डायरेक्शन चेंज होगी ये डिस्क रोटेट करेगा। अब चूंकि फॉल्ट आया हुआ है तो नीचे वाला नॉन डायरेक्शनल है, ये उस मैग्नीट्यूड को चेक करेगा और उसी अगर जो भी आपने प्लग सेटिंग रखी हुई है उस पर ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन इसके ऑपरेशन से पहले डिटेक्शन ज़रूरी है कि जब तक ये डिस्क रोटेट नहीं करेगी ये रिले ऑपरेट नहीं होगी। डिटेक्शन हो गई है जी कि करंट रिवर्स हो गया है, तो फिर ये जो है ये डिस्क रोटेट कर जाएगा, इसको क्लोज कर देगा। जो ही क्लोज होगा तो ये रिले एक्शन में आएगी एंड द रिले विल ट्रिप ऑन ओवर करंट। तो ये जो है डायरेक्शनल रिले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें हम थोड़ा सा अगेन देखते हैं कि इसमें बेसिकली दो यूनिट होते हैं। एक यूनिट को कहते हैं हम डायरेक्शनल यूनिट, एक को हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल यूनिट। नॉन डायरेक्शनल यूनिट में नीचे और करंट वो है यूनिट है, ऊपर वाला जो है इसको हम डायरेक्शनल यूनिट कहते हैं। अब एक रिवर्स पावर रिले भी हम इसको कह सकते हैं रिवर्स पावर, क्योंकि जनरली जो है इसमें डायरेक्शन ऑफ पावर जो है वो रिवर्स हो जाती है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें वोल्टेज को एज ए हम रेफरेंस लेते हैं तो करंट की डायरेक्शन अगर ये हो जाए तो डेफिनेटली इस साइड पे लेट्स सपोज नॉर्मल है, पावर फ्लो कर रहा है, अगर ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि वी तो कांस्टेंट है उसका तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन आई की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए है इसको हम रिवर्स पावर रिले भी कहते हैं। अब रिवर्स पावर रिले जो है इसकी एप्लीकेशन जनरली हम यूज़ करते हैं जनरेटर प्रोटेक्शन में रिवर्स पावर, तो ये वहाँ पे डायरेक्शनल यूज़ होगा। सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायरेक्शनल रिले एंड देन डायरेक्शनल रिले में ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनते हैं ये हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो एप्लीकेशन है इस डायरेक्शन रिले की वो कहाँ पे है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, किस सिस्टम में यूज़ करते हैं, कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम इंशाल्लाह